बाजीराव पेशवा जो फर्स्ट थे, वो जब युद्ध के लिए उत्तर भारत की तरफ यात्रा करते थे या आते थे तो वो इस नदी के किनारे अपना कैंप लगाया करते थे, और एक ऐसे ही कैंप में उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर बीमार होने की वजह से। सो बाजीराव पेशवा की समाधि आज भी उसी जगह पर नर्मदा नदी के बिल्कुल किनारे पर बनी हुई है। बहुत ही बलशाली राजा होते थे, सहस्त्रभाऊ अर्जुन। सो वो इतने बलशाली थे कि एक बार उनकी रानियों ने उनको उनके साथ छेड़खानी की कि आपका बल पूरी ब्रह्मांड में विख्यात है, सो अगर आप इतने ही बलशाली हो तो हमें दिखाओ, आप अपने बल की परीक्षा दो। तो उसने बोला कैसे परीक्षा दो? तो उन्होंने बोला आप इस नदी को रोक दीजिए। तो उस सहस्त्रभाव ने नर्मदा नदी को वहाँ पर रोक दिया था, और उसी नर्मदा नदी के बेड में उस टाइम रावण शिव की उपासना कर रहे थे, वो अपने ध्यान में लीन थे। तो जब फ्लडिंग हो गई तो रावण के गर्दन तक, मुंह तक जब पानी आने लगा तो रावण ने अपने दूतों से पूछा कि ये क्या है, क्या शिव हमारे से नाराज़ हैं, या ये क्या इशू हुआ है जिसकी वजह से पानी इतना ऊपर आ गया है। तो दूतों ने खोज पाया तो उन्होंने बताया कि किसी एक राजा ने नदी को रोका हुआ है। तो रावण ने उसको चैलेंज किया राजा को कि भाई आपने ये क्या किया हुआ है, हम शिव की उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और आपने नदी को इस तरह से रोका हुआ है, बदतमीज आदमी। तो उस राजा ने कहा कि अगर आपको इतना ही नदी को खुलवाने का शौक है तो आप हमारे से लड़ाई कीजिए। तो रावण ने उससे लड़ाई की, लेकिन उस सहस्त्रभाव ने एक ही मुक्के में रावण को बेहोश कर दिया था और रावण को अरेस्ट कर लिया था। सो रावण इसी नदी में अरेस्ट भी हुआ है, और रावण ने इसी नदी से तपस्या की है, और रावण को इसी नदी से सारे जो शिव से जितने भी वरदान कहते हैं कि इस रिवर बेड के अंदर से उसको मिले हैं। आज फिर हमारे साथ हैं योगी सर साइकिलिंग जर्नी में, जहाँ पे हम साझा करेंगे योगी जी का नया साइकिलिंग का एक्सपीरियंस नर्मदा परिक्रमा। पहले बता दूं कि हमारे नॉर्थ में ना ज़्यादातर परिक्रमा के नाम पे एक तो वृंदावन की परिक्रमा है या चार धाम यात्राएं या ये चलती हैं। पहली बारी मैं सुन रहा हूँ कि एक नदी की परिक्रमा करी जा रही है और वो बहुत पवित्र और उसको धार्मिक माना जाता है, अगर उस एमपी, महाराष्ट्र या गुजरात के आसपास के एरिया की बात करूँ। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने एक मतलब समाज के तौर पे आप एक मुहिम छेड़ रहे हो जहाँ पे नदियों को बचाने का एक बहुत बड़ा जिम्मा सरकारों ने भी उठाया है। आप उसके तहत उस नदी की परिक्रमा कर रहे हो और एक मैसेज दे रहे हो कि भाई हाँ कैसे, क्यों हमें पानी को बचाना चाहिए, क्यों हमें अपनी नदियों को बचाना चाहिए। आपको बहुत बहुत उसके लिए आप बधाई के पात्र हो, बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू कर्मेंद्र। देखो हमारी जो मानव सभ्यता है वो बेसिकली अगर आप देखें तो प्राचीन काल में नदियों के साथ साथ मानव सभ्यता डेवलप हुई है। जितनी भी प्राचीन नदियां हैं हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी, और जो भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो भी सिंध नदी के किनारे किनारे बसी थी सारी। सो प्राचीन नदियों के साथ ही हमारी सभ्यता बसी है। इंसान नदियों के किनारे बसा, वाटर बॉडीज़ के आसपास इंसान ने अपना रहने की जगह बनाई। और नर्मदा नदी है ये हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन नदी है। ये एक अजीब सी बात है, और मैं भी कई बार सोचने में विवश हो जाता हूँ कि हमारे उत्तर भारत में नर्मदा के बारे में बहुत कुछ जाना नहीं जाता, जबकि नर्मदा का जिक्र वेदों में है। वेदों में इसका प्राचीन नाम रेवा नदी है। सो वेदों में एक रेवा खंड अलग से खंड है, जिस खंड के अंदर इस नदी का पूरा वर्णन है, और इस नदी को एक माँ के रूप में या माता के रूप में, एक इंसान के रूप में इस नदी को देखा गया है, जो पूरी ह्यूमैनिटी की या पूरी इंसानियत की जननी है, जिससे पूरी हम सबका जन्म हुआ है और ये हमारा पालन पोषण करती है। सो इसको इवन अब उत्तर में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मध्य भारत और अन्य जो हिस्से हैं भारत के, उसमें लोग वेदों के विश्वास से और कथाओं के विश्वास को इसको गंगा से भी पुरानी माना गया है। और इवन मध्य प्रदेश में या वेदों के हिसाब से कहते हैं कि गंगा नर्मदा की पुत्री है। और नर्मदा का जो उद्गम है वो शिव ने जब तपस्या की थी, तो बताते हैं जब शिव भयंकर तपस्या में था तो जो पसीना था उसका, उस पसीने से नर्मदा नदी का उत्पन्न हुआ है। गंगा का उद्गम माना जाता है शिव की जटाओं से, तकरीबन हम कहा जाता है कि शिव की जटाओं से गंगा, लेकिन ये उसके शरीर से निकली हुई नदी है।
ऐसा माना गया है, ये ऐसी धारणा है। एंड इसके पीछे इस तरह की किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। और ये नदी एक ऐसी हिंदुस्तान की अकेली ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो करती है। बाकी हमारी सारी की सारी नदियाँ तकरीबन उत्तर भारत में जो भी आप नदी देखिए वो सेंटर से या तो पूर्व की तरफ जाती है, ये पश्चिम की तरफ जाती है। और इस नदी, ये एक रिफ्ट वैली उसको बोलते हैं, विंध्याचल और दूसरी एक पर्वतमाला है, इनकी जो रिफ्ट वैली है उसके अंदर से नदी निकल के जाती है। ये सतपुड़ा और विंध्याचल दो पर्वत एक इसके दोनों साइड रहते हैं। और इस नदी के एक बेड की और ख़ासियत है कि ये पूरी की पूरी इसकी जो यात्रा है वो पत्थर के बेड के ऊपर यात्रा है नदी की। इसमें इस नदी के बेड में आपको कहीं भी मिट्टी नहीं मिलती है। अच्छा, रेत और कुछ रेत भी नहीं है? कुछ नहीं है इस नदी के बेड में, केवल पत्थर ही पत्थर है। सो पत्थर से घिसा हुआ जो किनारों पर रेत इकट्ठा होता है वही है। अदरवाइज इसके धरातल को खोदा गया जब भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे या जो हिस्टोरिकल फैक्ट जानने के लिए जो इसको पत्थरों की डेटिंग हुई है कार्बन डेटिंग के हिसाब से, इसको 50,000 साल पुराना, तो कार्बन डेटिंग से इसका साइंटिफिक एविडेंस है कि 50,000 ईयर इस पुरानी नदी है। ये अमरकंटक एक जगह है मध्य प्रदेश में, पहाड़ी क्षेत्र है। मैकाल हिल बोलते हैं उनका, मैकाल की पहाड़ियाँ हैं वो। सो मैकाल की पहाड़ियों में वहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। और ये उद्गम स्थल से निकल के और ये पूरे मध्य प्रदेश से होती हुई कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का और उसके बाद गुजरात में एंटर करके ये अरेबियन सी में चली जाती है। इसकी जो परिक्रमा है ये दुनिया की सबसे बड़ी किसी भी रिवर की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, ये इसको लॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ ए रिवर माना गया है। ओके। इससे बड़ी कोई किसी भी रिवर की कोई ऐसी परिक्रमा नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व में, कि जो इतनी लंबी हो कि एक रिवर को दोनों साइड से लोग परिक्रमा करते हो, उसकी विश्वास के रूप में या एक स्पिरिचुअलिटी के रूप में। और इस रिवर के जो भी रिवर बेड जिसको हम बोलते हैं, रिवर के दोनों साइड है, वहाँ आप जाते हैं तो वास्तव में वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम हैं वहाँ पे, जहाँ लोग तपस्या करते हैं और जहाँ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की खोज में लोग बैठे हुए हैं। तो सर, आपने भी ये जर्नी अध्यात्म के लिए करी या कैसे आइडिया आया कि नर्मदा परिक्रमा का? अब मैं, जैसा आपको शायद मालूम भी है कि मैं थोड़ा सा आजकल साइकिलिंग टूर मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं अपनी सभ्यता को या मानव सभ्यता को या कल्चर को या लाइफस्टाइल को खोजने की मेरी एक जिज्ञासा है, जिसके थ्रू मैं साइकिल टूर करता हूँ। सो हम पीछे सेंट्रल एशिया का टूर करके आए थे, जिसमें हमने जो हमारा प्राचीन भारत का जो रिश्ता था, जो ये मंगोल जिस रास्ते से हिंदुस्तान में आए थे, मुग़ल सभ्यता जिस रास्ते से हिंदुस्तान में आई थी, उस क्षेत्र को हम देख के आए थे। सो उसके बाद मेरी नेक्स्ट ख्वाहिश थी कि मैं अब कौन सी जगह देखने जाऊं। तो हम ऐसे ही मैं श्रीलंका जाने का विचार कर रहा था, लेकिन वहाँ पे मौसम ख़राब था। तो किसी की एक दोस्त के साथ जिक्र हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि एक नर्मदा परिक्रमा होती है जो कि कोई लगभग 3,000 किलोमीटर के आसपास की है, और वो आप साइकिल से कर सकते हो, जो वास्तव में एक अच्छी चीज़ है। तो मुझे अपील की एकदम से कि 3,000 किलोमीटर के आसपास और पूरा सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात से गुजर के हम जाएंगे। और बताया गया कि हाँ, वहाँ वास्तव में ये एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है और वास्तव में आपको उस चीज़ का एहसास होता है। तो मैं इमीडिएटली इसके लिए तैयार हो गया और मैं निकल गया इस यात्रा पर। सो सर, इसमें क्या पूरा जैसे रिवर के चारों तरफ का रोड बना हुआ है, या मतलब कि साइड में, मतलब कि पूरी रिवर के साथ साथ नहीं चलते आप, बीच में गांव आगे, और मतलब कि कैसे, क्या रास्ता कैसा है? रास्ता कर्मेंद्र, बेसिकली अगर हम कहें तो रिवर की जो परिक्रमा है लोग पैदल करते हैं। अच्छा। तो जब पैदल करते हैं तो लोग नदी के साथ साथ चलते हैं, और नदी के साथ साथ आश्रम बने हुए हैं, या नदी से थोड़ा दूर। तो माना ये जाता है कि नॉर्मली आपको 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के आसपास नदी के आसपास रहना चाहिए, उससे ज़्यादा दूर आप नहीं जा सकते परिक्रमा करते वक्त। सो ये पैदल जो यात्री, बेसिकली परिक्रमा पैदल ही की जाती थी, और लोग पैदल नदी के साथ साथ जाते थे। शाम को नदी के किनारे किसी आश्रम में रुकते हैं, और वहीं आश्रम में अगले दिन सुबह स्नान करके नदी में और फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। सो वो प्राचीन काल में ज़रूर छोटी पगडंडियाँ या गांव के रास्ते थे, लेकिन अब बहुत अच्छे रोड बन गए हैं, जो कि कई जगह आपको नदी के बिल्कुल 3 किलोमीटर तक ले आते हैं,
कई जगह आपको नदी के 10 किलोमीटर तक भी जाते हैं, कभी कभी नदी से 20 किलोमीटर दूर भी चला जाता है। लेकिन वो एक दूसरे गांव को कनेक्ट करते हुए रास्ते हैं जो नदी के साथ साथ चलते हैं। आप नदी से बहुत ज़्यादा 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर नहीं जाते हैं, आप 20-25 किलोमीटर के दायरे में, 30 किलोमीटर के दायरे में ही रहते हैं। और वो रोड एक गांव से दूसरे गांव को, एक आश्रम से दूसरे आश्रम को कनेक्ट करते हुए, एक कस्बे से दूसरे कस्बे को कनेक्ट करते हुए, इस तरह से वो नदी के साथ साथ रास्ता निकलता है। और काफ़ी अच्छी पहाड़ी क्षेत्र भी उसमें आता है। प्राचीन कहानियाँ भी उनके साथ बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा कि नर्मदा रिवर का इतना बड़ा महत्व है कि रावण ने नर्मदा नदी के अंदर तपस्या की थी और उसको जो शिव से वरदान मिले थे वो नर्मदा नदी के ही अंदर तपस्या करते हुए शिव से उसको वरदान मिले थे। सो इस नदी का कोई भी पत्थर अपने आप में एक शिवलिंग माना जाता है। आपको कोई कहीं से शिवलिंग खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नदी की परिक्रमा कर रहे हैं तो आप जस्ट नदी में घुस के एक पत्थर उठा लीजिए और उसकी आप उसको अपने घर में स्थापना कर लीजिए या किसी मंदिर में स्थापना कर लीजिए, तो वो अपने आप में शिवलिंग है। ये वो नई जानकारी है, बिल्कुल नहीं तो। ओके, सो आपने स्टार्ट कहाँ से किया सर जर्नी? नर्मदा नॉर्मली परिक्रमा हिंदू धर्म के अंदर जो परिक्रमा का महत्व माना गया है, आप देखिए बुद्धिज़्म में भी आप जब आप उनके पगोड़ाज में, उनके मंदिर में जाते हैं तो गोल गोल लोग घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। इवन नेचर में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे सन, अर्थ और जितने भी ग्रह हैं वो एक दूसरे को की परिक्रमा करते हैं। हाँ जी, ये साइंटिफिक एक महत्व है परिक्रमा का, ये बहुत एक साइंटिफिक तरीका है। सो इसीलिए वही साइंटिफिक तरीका हमारे धर्म में भी आया है कि हम किसी भी धर्म को जब उसकी पूजा करते हैं या कुछ करते हैं तो परिक्रमा करने के बाद हम ये मानते हैं कि वो एक हमारा उसकी पूजा पूरी हो गई है। सो परिक्रमा जस्ट एक ऐसा ही जस्ट सिंबॉलिक नहीं है, बट इसका एक बहुत ही साइंटिफिक एविडेंस है कि सारे ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, एक दूसरे से एनर्जी लेते हैं। सो परिक्रमा करने से आपको एनर्जी प्राप्त होती है, जो आपका एक केंद्र सिस्टम है, जितने भी ग्रह एक दूसरे को एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। तो इसी तरह से मानवता या इंसान जो रूप में माना गया है कि वो एक शक्ति है बीच में, और आप उस शक्ति की परिक्रमा करते हैं तो आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसी सिद्धांत को लेकर लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं। हिंदू धर्म में भी आपने देखा होगा, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आप एक परिक्रमा करके वापस आते हैं। उसके अंदर शक्ति होती है, जो चाहे किसी की भी मूर्ति है वो शक्ति है। तो शक्ति आपको कि आप परिक्रमा लेते हैं तो वो एक तरीका है उसकी। तो इसीलिए इसकी परिक्रमा को माना गया है। और लोग उद्गम स्थल से नॉर्मली परिक्रमा मानी जाती है, तो इसका उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक में है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी अमरकंटक का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में है, बाकी मेजर हिस्सा एमपी में है। पहले ये सारा मध्य प्रदेश का ही हिस्सा होता था। सो अमरकंटक से परिक्रमा स्टार्ट होती है और आप जब परिक्रमा करते हैं तो आपको नदी को कहीं पे क्रॉस करना नहीं होता, ये वर्जित है, प्रोहिबिटेड है कि आप नदी को नहीं क्रॉस करेंगे। सो आप नदी के किनारे के साथ साथ चलते चलते आप गुजरात में अरेबियन सी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक जगह है विमलेश्वर करके, एक जगह है जहाँ पे मंदिर बना हुआ है। विमलेश्वर में बोट है। सो बोट से आपको वो समुद्र में ले जाते हैं और जहाँ नर्मदा नदी का पानी बिल्कुल विलुप्त हो जाता है, जब आपको केवल समुद्र दिखाई देता है, सो उस जगह से वो बोट से आपको लेके आते हैं और दूसरे किनारे जो कि एक दहेज गुजरात का शहर है, वो दहेज में आपको ला के छोड़ते हैं। और फिर दहेज से आप दोबारा उत्तर जो तट है नदी का, उस उत्तर तट से परिक्रमा करते हुए आप वापस अमरकंटक पहुंचते हैं। सो ये तो एक परिक्रमा का तरीका है। दूसरा परिक्रमा का एक और तरीका है, इसका ओंकारेश्वर करके एक उज्जैन के पास में जगह है। हाँ जी, सो लोग ओंकारेश्वर से भी परिक्रमा करते हैं। वो ओंकारेश्वर को मध्य स्थान मान के, और ओंकारेश्वर से वो अमरकंटक आते हैं और अमरकंटक में नदी का जो, जिसको माँ का सिर एक तरह से कहा गया, सिर के ऊपर से जाके फिर वो वापस पैरों की तरफ जाते हैं और फिर ओंकारेश्वर में आके ख़त्म करते हैं। सो ये दो तरीके हैं इसकी परिक्रमा करने के। हिस्टोरिक स्टोरीज क्या क्या रिलेटेड हैं इससे? देखिए, नर्मदा जैसे मैंने आपको बताया, इसका ऐतिहासिक महत्व तो बहुत ही वेदों से जुड़ा हुआ है। और ये एक ऐसी जगह से निकलती है जो प्राचीन काल में भी जिसका वेदों में वर्णन मिलता है। और उसके बाद ये ऐसे क्षेत्रों में से जाती है जहाँ जो तकरीबन सारे प्राचीन काल के ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे जो मुख्य है कि जब पांडव अपना वनवास की यात्रा कर रहे थे तो भीम और अर्जुन को एक जगह पे, आपको शायद याद होगा, भील जाति के लोगों ने
एक तरह से युद्ध के लिए ललकारा था और हरा भी दिया था, और उनको लूट लिया गया था बिल्कुल। सो अच्छा। हाँ, और वो रास्ता परिक्रमा का रास्ता है। सो उस रास्ते से परिक्रमा होती है, और आज से कोई आप ये लगा लिए 60-70 साल पहले तक ये प्रथा थी वहाँ पे उस भील जाति की। उन्होंने उस प्रथा को कायम रखा है कि उनसे कोई जीत के नहीं जा सकता, कि उस रास्ते से उनसे बगैर लूटे, क्योंकि उन्होंने पांडवों को लूट लिया था, पांडवों को बिल्कुल सब कुछ लूट के उन्होंने आगे जाने दिया था। सो वो इस चीज़ में एक बहुत अच्छा अपना घमंड मानते हैं कि जो भी यहाँ से जाएगा वो लुट के जाएगा हमारे से। सो वो यात्रियों को वास्तव में बिल्कुल लूट लिया करते थे, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी छीन लिया करते थे यात्रियों को। और परिक्रमा के जो यात्री करते थे वो नंग अवस्था में उस रेस एरिया से आगे निकलते थे। वो पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत दुर्गम पहाड़ है। सो हम भी उसी रास्ते से गए, और मैंने वास्तव में वहाँ पर रुक के जो ट्राइबल थे उनसे इस चीज़ के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, एक यंग लड़के से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे दादा परदादा इस तरह की स्टोरियाँ सुनाते थे कि यहाँ से जब यात्री आते थे वो यात्रियों को लूटना एक उनका रिचुअल माना जाता था। ये उसके साथ एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम आगे गए तो इसी नर्मदा नदी के किनारे बाजीराव पेशवा जो फर्स्ट थे, वो जब युद्ध के लिए उत्तर भारत की तरफ यात्रा करते थे या आते थे, तो वो इस नदी के किनारे अपना कैंप लगाया करते थे, और एक ऐसे ही कैंप में उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर बीमार होने की वजह से। सो बाजीराव पेशवा की समाधि आज भी उसी जगह पर नर्मदा नदी के बिल्कुल किनारे पर बनी हुई है, और मैं उस जगह पे गया, बाजीराव पेशवा की समाधि को हमने देखा, और हमने वहाँ पे नर्मदा में स्नान भी किया। सो उस जगह पे स्नान करना बड़ा अच्छा माना जाता है। और उसके बाद एक जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है, एक शहर है महेश्वर, जो नॉर्मली साड़ियों के लिए बहुत फेमस है। महेश्वरी साड़ियाँ बड़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन वो बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है। वो महेश्वर का वो एरिया इतना ज़बरदस्त ऐतिहासिक एरिया है कि वहाँ पर एक बहुत ही बलशाली राजा होते थे, सहस्त्रभाऊ अर्जुन। सो वो इतने बलशाली थे कि एक बार उनकी रानियों ने उनको उनके साथ छेड़खानी की कि आपका बल पूरी ब्रह्मांड में विख्यात है, सो अगर आप इतने ही बलशाली हो तो हमें दिखाओ, आप अपने बल की परीक्षा दो। तो उसने बोला कैसे परीक्षा दो, तो उन्होंने बोला आप इस नदी को रोक दीजिए। तो उस सहस्त्रभाऊ ने नर्मदा नदी को वहाँ पर रोक दिया था, और उसी नर्मदा नदी के बेड में उस टाइम रावण शिव की उपासना कर रहे थे, वो अपने ध्यान में लीन थे। तो जब फ्लडिंग हो गई तो रावण के गर्दन तक, मुंह तक जब पानी आने लगा, तो रावण ने अपने दूतों से पूछा कि ये क्या है, क्या शिव हमारे से नाराज़ हैं, या ये क्या इशू हुआ है जिसकी वजह से पानी इतना ऊपर आ गया है। तो दूतों ने खोज पाया, तो उन्होंने बताया कि किसी एक राजा ने नदी को रोका हुआ है। तो रावण ने उसको चैलेंज किया राजा को कि भाई आपने ये क्या किया हुआ है, हम शिव की उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और आपने नदी को इस तरह से रोका हुआ है, बदतमीज आदमी। तो उस राजा ने कहा कि अगर आपको इतना ही नदी को खुलवाने का शौक है तो आप हमारे से लड़ाई कीजिए। तो रावण ने उससे लड़ाई की, लेकिन उस सहस्त्रभाऊ ने एक ही मुक्के में रावण को बेहोश कर दिया था और रावण को अरेस्ट कर लिया था। सो रावण इसी नदी में अरेस्ट भी हुआ है, और रावण ने इसी नदी से तपस्या की है, और रावण को इसी नदी से सारे जो शिव से जितने भी वरदान कहते हैं कि इस रिवर बेड के अंदर से उसको मिले हैं। और वो शहर महेश्वर, उसके बाद होलकर जो उज्जैन के शाही परिवार रानी अहिल्याबाई होलकर ने उस शहर को दोबारा बसाया, और रानी अहिल्याबाई होलकर ने वहाँ पर घाटों का निर्माण किया। रानी अहिल्याबाई होलकर ने वहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया। उज्जैन से राजधानी लेकर इसी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वजह से रानी ने अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी महेश्वर में बसाई। सो होलकर्स की कैपिटल महेश्वर होती थी, और वो एक अलग एक ऐसी इतिहास के अंदर एक ऐसी अकेली विधवा औरत है कि जिसने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए, मंदिरों के लिए और घाटों के लिए बहुत पैसे का दान दिया है। इवन काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया हुआ है, और काशी के अंदर जो घाट हैं, बहुत सारे घाट, वो रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाए हैं, और अनगिनत मंदिर रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने दान के पैसे से दिए थे। और वो एक बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी जीती थी। आज भी उसका पैलेस वहाँ पे नदी के किनारे पर है, और अगर आप पैलेस में आपके जाके देखें तो उसका पैलेस अभी भी मिट्टी के कमरे हैं उसके, जिसमें वो रहती थी। सो लेकिन उस लेडी ने, बहुत ही वीर लेडी थी, जिसने मराठा एम्पायर को बहुत आगे बढ़ाया। सो इस तरह की ऐतिहासिक चीज़ें इस नदी के साथ जुड़ी हुई है। ये तो मैंने आपको केवल एक दो चीज़ें ही बताई हैं,
आप ओंकारेश्वर आते हैं तो वो एक सिद्ध पीठ है, शिव का सबसे बड़ा पीठ माना जाता है। इस तरह के बहुत सारे और ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव इस नदी के साथ जुड़े हुए हैं। ओके सर, अब आते हैं साइकिलिंग पे प्योर की। मेरे को अगर ये परिक्रमा करनी है तो मैं कैसे अपनी प्लानिंग करूँ? क्या मेरा रूट मैप या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक मोटा मोटा कि अब जैसे आप टूरिंग में एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप तो दिन में 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आराम से कर लेते हैं, बट कोई एक बिगनर हो, उसको ये परिक्रमा करनी है या एक्सप्लोर करना है, तो वो क्या उसके पास कैसे वो अपने आप का प्लान करे? कर्मेंद्र, देखिए, अगर आप साइकिल से अगर आप नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या हम और व्हीकल से भी कर सकते हैं या हाँ, कैसे अभी क्या हो गया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में केवल लोग पैदल करते थे, और इस परिक्रमा को पैदल करने में आपको 4 महीने से कम 4 महीने से लेकर 3 साल तक का समय लगता है। लोग 4 महीने में भी परिक्रमा करते हैं, बट 4 महीने कम से कम समय है, तो आपको 4 महीने तो बाहर रहना ही पड़ेगा। 6 महीने भी लगते थे लोगों को परिक्रमा करने में, और कुछ लोग 3 साल तक भी बाहर रहकर तब ये परिक्रमा पूरी होती थी। चूँकि जैसे जैसे टाइम आगे आता गया और चीज़ों की इन्वेंशन होती गई, तो लोगों ने फिर पैदल के अलावा फिर साइकिल पे भी परिक्रमा चालू की। अब कुछ लोग कार से भी परिक्रमा करते हैं, और अब कुछ टूर एजेंट आ गए हैं जो कि बस से भी लोगों को ले जाके परिक्रमा करवाते हैं। बसों में भर के ले जाते हैं और वो बस के द्वारा परिक्रमा कराते हैं, जगह जगह रोक के उनको लेके चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं अभी मानूंगा कि असली परिक्रमा या तो आप पैदल कीजिए या साइकिल से कीजिए, जिसमें आप वास्तव में आप उस जगह से जुड़ते हैं, वास्तव में उन लोगों के पास जा पाते हैं जिन लोगों के पास आपको जाना चाहिए, वास्तव में आप कल्चर को देख पाते हैं, सभ्यता को देख पाते हैं, नेचर को देख पाते हैं, और उस नदी की या उस यात्रा की एक फ़ील आप लेकर आते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है कि जब आप करते हैं तभी आपको फ़ील होता है कि ये हो क्या रहा है आपके साथ, आप कर क्या रहे हो। मतलब इसकी मैं आपको लोग इतने अच्छे हैं वहाँ पे, वो आपको कहते हैं कि नर्मदा की परिक्रमा में जब आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे होते तो नर्मदा माँ कभी आपको भूखा नहीं सोना देती। आपके पास कुछ भी नहीं होता है तब भी कहीं पे अचानक कोई आ जाता है, आपको खाने के लिए दे देता है, आपको अपने घर में रख लेता है। आपको कोई होटल में अगर आप रुकते हैं तो लोग आपसे पैसे नहीं लेते हैं। कई जगह रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं तो रेस्टोरेंट वाले आपसे पैसे नहीं लेते। लोग आपको रोक रोक के खाना खिलाते हैं, रोक के आपको चाय पिलाते हैं। उनसे उनको पुण्य मिलता है। इस तरह की उन लोगों की मान्यता है। अब मैं आऊँ आपको बताने पे कि इसको साइकिल से करने में क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो आपके पास एक बेसिक ठीक ठाक सी गियर्ड साइकिल होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी पहाड़ी रास्ते हैं जिनको चढ़ने के लिए आपको एक गियर्ड साइकिल ज़रूरी है। नॉन गियर साइकिल में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, आपको काफ़ी चलाना पैदल पड़ेगा, तो एलिवेशंस या पहाड़ी रास्ते आप आसानी से पार नहीं कर पाएंगे। एक गियर साइकिल होनी चाहिए आपके पास। गियर साइकिल के साथ साथ उस पर पीछे एक कैरियर लगाना चाहिए जिस पे आप अपना सामान के लिए 2 बैग कम से कम आप रख पाएँ उसमें। और बैग में आपको अपना कपड़े कम से कम जितना, क्योंकि मौसम इतना ठंडा होता नहीं है, बहुत ही परिक्रमा का जो नॉर्मल टाइम है वो दिवाली के आसपास से स्टार्ट होता है, और उसके बाद जो भी आपका टाइम लगता है तब तक वो परिक्रमा चलती रहती है। नॉर्मली लोग दिवाली के आसपास परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। दिवाली के बाद, दिवाली के 10 या 15 दिन बाद एक अमावस्या आती है शायद, वो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। और हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, हमें ये पता नहीं था, लेकिन हमने जब गए तो हम उसी दिन हमारी यात्रा उसी दिन स्टार्ट हुई थी। बाद में हमें पता चला कि ये सबसे शुभ दिन माना जाता है यात्रा का। तो ये वही है कि दिवाली के आसपास शुरू होती है, तो उसके बाद 4 महीने लगते हैं, 6 महीने। तो आप साइकिल पे आपके पास सामान होना चाहिए, थोड़ा बहुत खाने का सामान आपको अपने पास रखना चाहिए, नाश्ता टाइप का करने का। साइकिल के आपको जैसे आपकी ट्यूब है या पंचर रिपेयर करने की चीज़ है, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। हालांकि आपको हर 20-25 किलोमीटर के बाद गांव में कोई ना कोई एक साइकिल रिपेयर की दुकान मिल जाती है। अगर आपको समस्या होती है तो आप आसानी से साइकिल आपकी रिपेयर हो जाती है। साइकिल से ये बहुत आसानी से हो सकती है, कोई चैलेंज नहीं है इसमें। आप अपना रास्ते का जो है, आपको हर जगह लोग आपको गाइड कर देते हैं, बता देते हैं कि आपको अब कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। मैं भी जो कर रहा था वो हर डेली बेसिस पे मैं रास्ता पूछ के निकलता था। मैं एक दिन में कोई 100 या 150 किलोमीटर के आसपास का रास्ता पूछ लेता था। लोग उस रास्ते में आने वाले गांव का नाम बता देते थे या कस्बे का नाम बता देते थे और शहर का नाम बता देते थे, तो वो मैं फिर रूट फॉलो करता था। ऑटोमेटिकली उन्हीं गांव में पहुंच जाता था या कस्बे में पहुंच जाता था। और लोग बता भी देते थे कि यहाँ पे किसी गांव में आश्रम है या मंदिर है
या अगर आश्रम मंदिर नहीं है तो कोई होटल है जहाँ आप रुक सकते हो, होटल नहीं तो लोग अपने घर में रोक लेते हैं। सो ऐसे रुकने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको एक अपना स्लीपिंग बैग या एक हल्का कंबल कम वेट वाला जो साइकिल पर आप रख सकते हैं वो, और एक योगा मैट, ये 3 चीज़ें आपको अवश्य रखनी चाहिए ताकि आप जहाँ भी सो रहे हो, हालांकि लोग आपको दे देते हैं वहाँ नीचे बिछाने के लिए, दरी भी देते हैं और एक छोटा पतला मैट दे देते हैं, लेकिन कभी अगर ना अवेलेबल हो एक दो जगह हमारे साथ ऐसा हुआ कि अवेलेबल नहीं था, लेकिन लोग फिर लेके आए, आश्रम वाले लोग लेके आए, उन्होंने इंतज़ाम कर दिया। कंबल रज़ाई वगैरह उनके पास होती है, वो आपको दे देते हैं ओढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपके पास अपना है तो ज़्यादा सहूलियत है। एक आपके पास पानी का गिलास या चाय का कप एक होना चाहिए, ताकि कहीं पे भी आपको चाय पीनी है या पानी पीना है तो आपके पास अपना गिलास अपना भर के पी लिया। एक पानी की साइकिल में जो सिपर होते हैं, वाटर बोतल होती है, हम 2 वाटर बोतल आपको रखनी चाहिए, ताकि आप रास्ते में आपको पानी आपको हर जगह मिलता है। पानी हर नल के जगह जगह लगे हुए, हर गांव में नल के हैं और हर आपको 10-15 किलोमीटर के बाद गांव मिल जाता है। सो अपना नलके से पानी भरो और पियो। पानी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पानी है, बहुत मीठा पानी है। सो इस तरह से आपकी रहने की व्यवस्था हो जाती है, खाने की व्यवस्था हो जाती है। जहाँ पे आप रात में रहेंगे तो वहाँ आपको एक सादा भोजन, दाल चावल रोटी और एक सब्ज़ी जिसके यहाँ रहते हैं वो अवश्य आपको बना के देता है। सो आपको कोई टेंशन नहीं है, एक प्रकार किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत नहीं आती इस यात्रा को करने में। सो ये कम से कम बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। एक और साइकिल से कर रहे हैं तो आपके पास हेलमेट ज़रूर होना चाहिए, आप हेलमेट लगा के जाओ और एक लाइट अपनी साइकिल के रखो, ताकि अगर कभी रात में भी, हालांकि रात में मैं एडवाइस नहीं करता 6 बजे के बाद आपको यात्रा बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी जंगल है, काफ़ी ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो रास्ते में पड़ती हैं, काफ़ी पहाड़ी एरिया है। तो मैं भी 6 साढ़े 6 बजे के बाद साइकिल से बंद कर देता था और फिर हमें रहने की व्यवस्था करता था। सर कितना टाइम लग जाता है टोटल, मतलब कि एवरेज अगर कोई साइकिलिस्ट उसको करना चाहे हाँ, तो देखिए कितना जैसे टाइम उसको सोच के चलना चाहिए हाँ कि भाई इतने धर्मेंद्र, दिन में? मैं महीने भर का टाइम लेके गया था कि 1 महीने में शायद पूरी हो जाएगी। हालांकि हमने 24 दिन में ही उसको पूरा कर लिया था। 2800 किलोमीटर के आसपास की यात्रा थी जो 24 दिन में पूरी हो गई थी। लेकिन फिर भी हमारे को 30 या 35 या 40 दिन का आप मान के चलो तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस यात्रा को कर सकते हैं। लेकिन 40 दिन का आपको टाइम निकाल के जाना चाहिए, तब आप पूरी यात्रा को एंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि नदी के किनारे जाना, आश्रमों में रहना, कोई आश्रम आपको अच्छा लग जाए उसमें 2 दिन भी रहना, कोई आदमी आपको अपने घर में रखते हैं तो आप अगर उनको जानना चाहते हैं, उनके साथ संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, उनकी सभ्यता सीखना चाहते हैं, तो आप उनके घर पर 2 दिन भी रहते हैं तो लोग खुश होते हैं आपको रखने में। सो अगर आपके पास टाइम है तो इन सब चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम हमारा जहाँ से हम अरेबियन सी विमलेश्वर जो जगह है, उससे पहले हम एक पटेल जी के घर में रहे थे। सो हम जानबूझ के उसके घर में 3 दिन रहे, ताकि वहाँ पे भी और यात्री आकर रुकते हैं और वो लोग खाना बनाते हैं सबके लिए। सो आपकी इच्छा के अनुसार वो जगह दे देते हैं आपको सोने की। आपको बरामदे में सोना है तो आप बरामदे में वो आपके लिए गद्दे डाल देते हैं। आपको अंदर रूम में सोना है तो रूम में उनका काफ़ी बड़ा हॉल है, उसमें गद्दे लगा देते हैं। सो उससे वहाँ का एक आपको अनुभव, कल्चर और कैसे वो काम हाँ, करते हैं, हाँ, तौर तरीके सीखने को मिलते हैं। करेक्ट। नई सोच कि यस, कैसे का। यस। सो और समय इसके लिए बेस्ट दिवाली के बाद का ही रहता है या किसी भी पूरे साल में किसी टाइम पे भी कर ले? वैसे तो यात्रा पूरे साल भर चलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग 4 महीने में, 6 महीने में या 3 साल में पूरी करते हैं। तो अगर कोई 6 महीने में यात्रा पूरी कर रहा है तो तकरीबन आधा साल तो चल ही रहा है। तो लेकिन इसका जो उपयुक्त समय है वो मैंने बताया कि दिवाली के आसपास ये यात्रा का सबसे उपयुक्त समय माना गया है, जिस टाइम की मौसम भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली दिवाली अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के शुरू में आती है। सो अगर आप अक्टूबर से भी स्टार्ट करते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सो ये बहुत ही अच्छा वेदर है 4-5 महीने का। ना उस एरिया में ज़्यादा ठंड होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, तो आपको ना चलने में परेशानी होगी, ना साइकिलिंग करने में परेशानी होगी। तो इस गर्मी में और बारिश में एडवाइस नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत भारी बारिश होती है और गर्मी भी बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो उसमें पॉसिबल नहीं है। सो मई के बाद से ये यात्रा तकरीबन, बहुत कम लोग होते हैं जो मई के बाद, वो अगर जो कोई यात्रा पे होता है तो वो रुक जाता है कहीं पे, और वो रुक के छोटी छोटी डिस्टेंस पार करके यात्रा करता है।
सो बारिश में और गर्मी में यात्रा एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, आसपास जैसे हम गंगा की परिक्रमा करते ही नहीं है, मेरे को लगता नहीं करते हैं। ना कोई परिक्रमा गंगा के नहीं शिव वो कावड़ वगैरह ये लाते हैं, उस समय पे जो परिक्रमा होगी एक नदी की वो कर लेते हैं, बट हाँ, वो भी परिक्रमा नहीं होती, वो भी किसी एक जगह से पानी उठाते हैं और अपने घर की तरफ आते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरी नदी का चक्कर लगाना और इतना हाँ, समय निकालना। हाँ। ये मेरे लिए भी बहुत नई चीज़ थी। आप हमने जो चीज़ इसमें देखी जो हमें नहीं पता थी कर्मेंद्र, मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो लोग पैदल परिक्रमा करते हैं या बस से करते हैं या कार से करते हैं, जो जिनको मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है, सो वो डेली सुबह शाम नर्मदा मैया की पूजा करते हैं। सो जैसे ही वो शाम को जाएंगे तो खाना नहा धोने के बाद जहाँ भी रुकेंगे वहाँ खाना खाने से पहले नर्मदा की आरती होती है, छोटी सी, और फिर उसके बाद जब सुबह वो यात्रा प्रारंभ करते हैं तो आरती दोबारा से करके वो यात्रा उनकी चालू होती। तो वो यात्रा इवें देखिए पूरी टाइम नर्मदा को हर रोज़ याद किया जाता है। और ये एक मैंने कई जगह ये देखा भी कि वहाँ पे इवन लोग अपना खाना खाने से पहले भी खाने की पूजा करते हैं। सो एक जो भारतीय सभ्यता है, जो कल्चर है जिसकी बात करते हैं, वो कल्चर वहाँ पे वास्तव में देखने को मिलता है। ठीक है सर, थैंक यू सो Thank you. मच ये इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत सारे साइकिलिस्ट मेरे को लगता है पूछ रहे होंगे कि हम कैसे क्या करते हैं, Yes. तो उनके सारे जो क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच। यस, साइकिल से ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपको एक तो सेंट्रल इंडिया की, जो कि सबसे खूबसूरत हिस्सा है भारत का, दिल जिसको कहते हैं, उसकी यात्रा करने का मौका मिलता है। उसके साथ आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, आपको स्पिरिचुअलिटी देखने को मिलती है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स या हिस्टोरिकल जगहें आपको देखने को मिलती है। जबलपुर शहर है, जबलपुर शहर के पास में बेड़ा घाट एक जगह है जहाँ पे कि मार्बल रॉक्स के अंदर से नदी निकलती है, जो कि हिंदुस्तान में बाकी कहीं पे ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता है। बड़ी और ऊंची ऊंची मार्बल रॉक्स है जिसके अंदर से नदी बहती हुई जाती है। बहुत ही ऐतिहासिक सारी जगह है, जैसे मैंने आपको बताया, जबलपुर हो गया, महेश्वर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया। सो हिस्टोरिकल काफ़ी चीज़ें हिस्ट्री से जुड़ी हुई, उज्जैन हो गया, ये सब आप उस नदी के आसपास ही सारा सब कुछ बसा हुआ है। भारत की संस्कृति को जानना चाहते हैं तो आपको एक बार ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आपको वास्तव में भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार को अगर देखना है तो आप एक बार नर्मदा परिक्रमा जरूर करें। सो भाई, जो अपनी वॉच लिस्ट वो बनाना चाह रहे हैं कि टू डू लिस्ट क्या करना चाहिए 2024 में, आपको एक नर्मदा परिक्रमा तो ज़रूर करनी चाहिए, चाहे गाड़ी में करो चाहे साइकिल पे। हम बट ये कहेंगे कि भाई आप पैदल या साइकिल पे करो, जिसमें आपका खुद का शरीर का एफर्ट लगे और मिनिमलिस्टिक खर्चा और एक मेडिटेशन का तौर है सर। आप 20 दिन या 30 दिन अपने साल के निकाल रहे हो, बट वो 30 दिन में जितने, उसके बाद आप जितने ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर निकलोगे, वो आपको अपने आप ही अनुभव होगा। बिल्कुल, आप साइकिल से करते हैं, देखिए आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो आप पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। सो और वो सब ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको इतना अभी व्हीकल नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि बचा हुआ एरिया बहुत ही खूबसूरत एरिया है। सो अगर आप साइकिल से जाते हैं तो आपको अपनी हेल्थ बेनिफिट मिलता है, आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, आप नेचर को, सभ्यता को, लोगों को, नदी को और बाकी जो सब एरिया उसको बहुत करीब से देख पाते हैं। सो मैं ज़रूर कहूँगा कि या तो आप साइकिल से जाएं या पैदल जाएं, लेकिन ज़रूर जाएं। आप अपने लिए 30 दिन का या 40 दिन का समय साल में एक बार आपको ज़रूर निकालना चाहिए। आप जब उस 40 दिन के बाद आएंगे तो आपके अंदर एक अलग ही अनुभूति होती है, आपके अंदर एक अलग ही तरह के विचार होते हैं, आपके अंदर ह्यूमैनिटी या आपके अंदर सोसाइटी के लिए एक अलग फीलिंग होती है। ब्रेवे कंसेप्ट है वो, आपकी कैपेबिलिटी चेक करता है बस, उससे ज़्यादा। अदरवाइज देखो तो आप हाईवेज पे साइकिल चलाना है, ना सेफ्टी है ना कुछ, सेफ्टी भी नहीं है और प्लस कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल हाईवे चल रहे हो, कुछ नहीं देखने को मिलता आपको उससे तो, क्योंकि आपका तो ब्रेवे का भी एक्सपीरियंस रह चुका है। अब टूरिंग में मेरे को लगता है उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं और एक आप अपने आप को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो। करेक्ट। मैं अपने आप को, मैंने ये जो 2 यात्राएं की है, मैंने तो कभी 2 ही बड़ी यात्राएं की हैं, लेकिन मैंने पाया है कि ये बहुत ही सुखद है। अपने आप को खोजने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। आपका अपना सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ही गजब तरीके से होता है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के, मैं आपको ऐसे उदाहरण दूँ नर्मदा परिक्रमा के, आप हैरान रह जाएंगे। मैं एक पहाड़ी क्षेत्र से निकल रहा था, रोड बहुत ख़राब था, अच्छी पहाड़ी थी। सो क्लाइम करने के बाद और किस तरह से थकता हुआ मैं नीचे पहुंचा तो एक छोटी सी, मैंने एक किसी ट्राइबल व्यक्ति की एक छोटी सी हट दिखाई दी। सो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे रुकते हैं, चाय पीते हैं, सुबह का टाइम था, फिर आगे निकलेंगे।
तो एक बहुत ही गरीब सा ट्राइबल आदमी उसमें बैठा हुआ था। तो मैं रुका, तो मैंने नर्मदे हर वहाँ पे कहा जाता है परिक्रमा के टाइम पे, आप नर्मदे हर बोले तो दूसरा आदमी भी नर्मदे हर करके बोलता है, तो उसको ये पता लगता है परिक्रमा कर रहे हैं आप, वो एड्रेसिंग सिस्टम है। सो मैंने उनसे नर्मदे हर की, उन्होंने एकदम से मुझे बोला नर्मदे हर बाबा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि चाय पियेंगे। सो मैंने कहा हाँ, मैं चाय के लिए ही रुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि लेकिन दूध नहीं है मेरे पास, तो मैं केवल काली चाय दे पाऊँगा। तो मैंने कहा हाँ हाँ, हम काली चाय पियेंगे और बगैर चीनी की चाय पियेंगे। सो उस सज्जन ने इमीडिएटली चाय बनाई और हमने उसके साथ, हम 2 साथी थे, हमने चाय पी। जब हम पैसे देने लगे तो आप हैरान हो जाएगा, उस आदमी ने पैसे लेने से मना कर दिया, जबकि वो होने का टाइम था उसका, मतलब हम पहले ग्राहक थे, उसकी तो दुकान थी और वो बेचारा बहुत ही गरीब आदमी था। वो दुकान केवल चाय के भरोसे ही उसने दुकान खोली हुई थी, लेकिन उसने भी हमारे से पैसे नहीं लिए। सो ये मतलब जिस आदमी के पास कुछ भी नहीं है वो भी आपको देने के लिए तैयार है, वो भी आपको दान में कुछ दे रहा है। सो ये जो चीज़ है ये आपको वहीं पे देखने को मिलती है, वो या इन बड़े शहरों में कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप कोई आदमी आपको फ्री में खिलाता नहीं है, कोई आदमी आपको फ्री में रखता नहीं है। और ये एक जगह नहीं, इस तरह का अनुभव हमसे कम से कम 3-4 जगह मुझे हुआ कि जहाँ पे आदमी ने सुबह सुबह दुकान खोली है और हम सुबह ही सुबह चाय पीने पे लगे, और हम पहले ही व्यक्ति थे चाय पीने के वाले, लेकिन उसने इस चीज़ का कोई वो नहीं किया कि नहीं पहला ग्राहक है तो मुझे पैसे लेने चाहिए, उसने कहा। और आदमी बहुत ही माली गरीबी हालत में, उसके कपड़े देख कर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पास प्रॉपर पहनने के कपड़े भी नहीं है, लेकिन वो हमारे से पैसे नहीं ले रहा है। सो अब इससे बड़ा और क्या सेवा भाव हो सकता है? मतलब कि एक मतलब गरीब वर्ड तो नहीं कह सकते हम, मतलब हाँ, वो दिल के अमीर है हमसे बहुत ज़्यादा, exactly, मतलब कि मतलब मैं ये कह सकता हूँ आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से उनको हम गरीबी का कह सकते हैं कि हाँ मतलब लेकिन दिल से वो बहुत अमीर है, दिल से और हमारी सोच से कि भाई हाँ हमें दान देना है। दान का मतलब हम ये सोचते हैं कि 100 रुपये हो जाएंगे तो 10 रुपये दान दूंगा। करेक्ट, उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी दे रहा है। उनके पास जो है भाई ये इसमें से ले लो, जो सारा ले लो। एग्जैक्टली, ठीक है, बट है मेरे पास ये 1 रुपया, सारे ले लो, आधा ले लो, पर मैं देने को तैयार हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि जो उसके पास है जितना भी उसको वो बांट रहा है आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये हमारी संस्कृति है, वास्तव में हिंदुस्तानी हमारी संस्कृति ये है। बेस्ट कल्चर लर्न करने की बात करते हैं। अब रिसेंटली हमारे पास गेस्ट थे पॉडकास्ट के लिए स्विट्ज़रलैंड से और फ्रांस से, तो वो लोग इंडिया में आ रहे हैं कि वो ताकि वो कल्चर सीख पाए कैसे हम ये चीज़ें कर रहे हैं। बट उनके लिए भी प्रॉब्लम ये आती है, जैसे आप नर्मदा परिक्रमा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फॉरेनर्स के लिए जो फ़ोन से साइकिल चलाने आ रहे हैं। उनको तो मैं कहूँगा कि वो उनको इससे अच्छी जगह मिल नहीं सकती हिंदुस्तान देखने के लिए। बट उनको ये पता नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं। अगर तो अब जैसे कल हमसे वो पूछ रहे थे यही बात कि कहाँ ट्रैवल करें क्या नहीं करें, तो नॉर्मली आदमी ये कहता है कि सर कश्मीर टू कन्याकुमारी, वो सेम नेशनल हाईवेज पे चलते रहो। बट नेशनल हाईवेज पे कभी आप कल्चर नहीं सीख सकते, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड लैंडस्केप है पूरे रास्ते चलने वाला। अपने आप को मारने वाली बात है कि आप व्हीकल का सारा जो एग्जॉस्ट है वो आप सूंघते जा रहे हो, आप इनहेल करते जा रहे हो। वो साइकिलिंग में कभी एडवाइस नहीं करूँगा, ना मैं करता। अब मैं इसी कंसेप्ट पे आगे बोलूँगा। मैं एक दिन किसी के हम घर में रुके थे, सो उस दिन थोड़ी ठंड थी, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंबल चाहिए थे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उन लोगों ने अपने कंबल हमारे को दे दिए ओढ़ने के लिए। मुझे नहीं पता वो लोग कैसे सोए हैं, लेकिन उनके पास वो अंदर से जो भी एक्स्ट्रा भी थे वो भी लेके आ गए। बोले नहीं आप आराम से सोइए, हम अपने आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंड वो मेरी स्टे करमेंदर इतनी अच्छी रही कि जब हम केवल बरामदे में सो रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। मेरे साथ उनके घर का कुत्ता सो रहा था। एक साइड में उनकी एक बिल्ली आके मेरे साइड में घुस गई, क्योंकि मेरे पास रज़ाई थी, गर्म था। एक साइड बिल्ली सो रही थी और उस घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था जिसके ऊपर बंदर बैठे हुए थे। रात में बंदर भी उस पीपल से सो रहे थे। साथ में गाय बंधी हुई थी, भैंस बंधी हुई थी उनकी, वो सो रही थी। सो उससे बढ़िया मतलब मैं प्रकृति के बिल्कुल एकदम से क्लोज। हम सब एक ही साथ, प्रकृति के सारे प्राणी एक साथ सो रहे थे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, सब एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे। मैं उठा तो चुपचाप कुत्ता निकल के चला गया, बिल्ली भी उठ के चली गई। और so sir, like if we talk like how foreigners can plan this trip if they want to come to India and they want to start their journey at that parikrama, so how they can do, like you they see, need Karminder, for that initially we have to make some group or some tour for the foreigners, where I can take some people on this route and I can expose them to the situation, because since they are foreigners, the people also will be like not so receptive, because they know that they won't be doing any parikrama.
But when some Indian is with them, and then Indians tell them that yes, they are also doing parikrama, because language barrier is quite a big there in that area. People normally understand Hindi only. MP Hindi, yes, all people people don't understand English, and in villages, so like they have got their own dialects. So either you talk in their own dialects or you talk in Hindi. Other than Hindi, it's very difficult to communicate. If you enter in Gujarat, then you have to again that local dialect or Gujarati. So for foreigners, it's a big challenge in the language side. So the communication, because they have to depend on the local food, they have to depend on the local hygiene, they have to depend on the local stay in the houses or in the ashrams, because en route you won't be finding any 3-star hotel even. Leave aside 5-star, there is no even 3-star hotel also on the way. So all hotels are of a normal standard hotels, but yes, they are quite good, neat and clean. So that way, only a conducted tour can, initially we can take them through a conducted tours, and then slowly they can be exposed to this. When they are comfortable with those situations, they can undertake the journey by themselves. But it's 100% safe. There is no issue of any security or any concern. People are very helpful. They are very obedient and very nice. So security is not a problem at all in that region. Anybody can go anytime, even if you are only the wild animals can disturb you in the night. Otherwise, you can travel in the night also. Okay. So if we have any foreigners, like if they want to, they can go to your Strava and then they can track that route. Correct. I think you normally use Strava, so Yeah, they yeah. can track that route, or Correct. basically like to have an overview. Yes. How much distance, how much elevation, and all that, they can have an overview. Yes. And you can also connect to Yogi sir on Facebook and other forms Yes. to know more. Like if you want Yeah, I'm to on do Insta as Yogi Arfan Mola. Okay. So you can connect me on Insta as Yogi Yeah. Arfan Mola also. So yeah, we will put that link on the description Correct, for correct. foreigners. If Yeah, they can yes, want yes. to do this parikrama, they can connect with you. You can guide them, or Correct, you correct. can go with them around. So Yes. first time, so that's also fine. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you so Thank you much for joining us on podcast. Thank you.